Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher. You are watching me at उन्हालेज करियर अकेडमी, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एसएससी फिजिक्स चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को। जी हाँ बच्चों, बेसिकली चैप्टर 1 जो है फोर्स, इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को मैंने आपको सॉल्व करवा के दिया है। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप प्लीज चैप्टर 1 के वीडियोस को देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एसएससी फिजिक्स चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कांसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक कांसेप्ट इन द सेंस मींस व्हाट, कि हाउ टू कैलकुलेट वर्क, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, उनका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, वर्क को कैलकुलेट करना है तो आप किन किन फॉर्मूलेज का यूज कर सकते हो, क्योंकि वर्क डन को कैलकुलेट करना मतलब एक सिंपल सा एफ कॉस थीटा, इससे काम नहीं चलेगा। आप एफ कॉस थीटा के साथ साथ आपको कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि जहां पर वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए आपको mgh का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, या आपने कभी कभी ये भी सुना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है वर्क डन के बराबर। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप प्लीज इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जरूर पढ़िए। मैंने ऑलरेडी इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मतलब वर्क एनर्जी और पावर के ऊपर वीडियो बनाया है, वीडियो मैंने अपलोड भी किया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज दैट, देखो आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद होके ट्राई करके देखिए कि क्वेश्चन 1 को मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। शायद आपने सॉल्व किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 kgf, किलोग्राम फोर्स, मतलब ये वेट है, वेट या हम इसे फोर्स भी कह सकते हैं। A body when acted upon by a force of 20 kgf get displaced by 1 meter। एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगा, जैसे कि मैं बॉडी यहां पर कुछ इस तरह से दिखा देता हूं। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। लेट्स से वी हैव अ बॉक्स और ये बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगा। कितना फोर्स आपने लगा दिया? आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है 20 किलोग्राम फोर्स। इतना ये फोर्स लगने से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बॉडी कितने दूर चली गई? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेट्स s इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इतना बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी 1 मीटर इतने दूर चली गई। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन। वर्क डन आप जो कैलकुलेट करने वाले हो वो कुछ अलग अलग मेथड से है। लेट्स से यहां पर उन्होंने क्या कहा, वर्क डन तो कैलकुलेट करना है लेकिन 3 अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशंस उन्होंने देखी रखी है, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या दिया देखो, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, आपने जो फोर्स लगाया इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। At the same time, body is also getting displaced in the right direction only. So direction of force and direction of displacement both are in the same direction. मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स की डायरेक्शन और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तब आप कहोगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने डिग्री का बना? 0 डिग्री का बना। ये एंगल अगर 0 डिग्री का है तो cos थीटा 0 डिग्री की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। तो यहां पर हम वर्क डन को कैलकुलेट करने वाले हैं व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एंगल जो बनने वाला है वो 0 डिग्री का बनेगा। फोर्स कितना आपने अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया गया है 20 किलोग्राम फोर्स, बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। इन दोनों में cos थीटा मतलब दोनों का एंगल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों में जो एंगल बनता है उस एंगल को कहा जाता है cos थीटा। cos थीटा यहां पर होगा किसका? cos थीटा कितने डिग्री का है? cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का। तो cos थीटा 0 डिग्री कितना होता है? cos थीटा 0 डिग्री मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं इसे, cos थीटा 0 डिग्री
इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होगी। और आपको कहा गया कि फिर वर्क डन कैलकुलेट करिए। सो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला सबको लर्न है। वर्क डन आप कैलकुलेट कर लेते हो एफएस कॉस थीटा से। तो आपने फॉर्मूला यूज किया, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफएस कॉस थीटा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, सारी गिवन क्वांटिटीज आपने लिखी थी। वर्क डन में फोर्स कितना अप्लाई किया गया, 20 किलोग्राम फोर्स। बॉडी कितने डिस्प्लेस हुई, 1 इतनी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये 20 kgf है। 20 kgf इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहां पर मास 20 kg का है, उस पे ग्रेविटी का फोर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आप 20 के साथ यहां पर 10 को मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेविटी कितनी देखिए, देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 में 10 न्यूटन पर केजी, 10 न्यूटन पर केजी उन्होंने दिया है। इसका मतलब 10 मतलब ये क्या हुआ, m इंटू जी, m इंटू जी। f मतलब क्या होता है, mg। f मतलब mg। s कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर इतना। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आपको मिल गया 200 जूल इतना। So when the body is getting displaced in the direction of applied force, work done by you on a body is equals to 200 joule. सेकेंड बिट पे चलते हैं। At an angle 60 degree with the force. इसका मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड इन सच दैट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हुआ 60 डिग्री का। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से कहा गया। ये जो बॉक्स आपने रखा था, ये बॉक्स के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, कितना, सेम फोर्स। कितना लगा रहे हो आप फोर्स, यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 20 kgf and this body is getting displaced like this. ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना, 1 मीटर इतना ही हुआ। और आप जो फोर्स लगा, मैंने फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से दे दी बच्चों को, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन को हम ऐसे समझते हैं। ये है फोर्स की डायरेक्शन, यू आर अप्लाइंग फोर्स, कितना, फोर्स इज 20 kgf। लेट्स सी नाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में जो एंगल बना, ये एंगल उन्होंने देखे रखा है, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। होता है ना, मैं बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा हूं लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऊपर हो रहा है ना। बॉडी को मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं लेकिन बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड लाइक दिस। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो एंगल बना वो 60 डिग्री का एंगल बना। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो आप इसे कहोगे cos थीटा 60 डिग्री। चलते हैं, आपने इस क्वेश्चन में ले लिया है फोर्स, फोर्स है 20 kgf, इतना 20 kgf मतलब कितना न्यूटन, 20 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन, लाइक दिस वन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है 1 मीटर इतना। और cos थीटा 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। सो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो जब कभी भी आप फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी अगर 60 डिग्री एंगल से अगर डिस्प्लेस होती है 1 मीटर पे, तो आप इसे कितना वर्क डन कहोगे। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला एफएस cos थीटा, वर्क डन के फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं, फोर्स आपने अप्लाई किया कितना, 200 न्यूटन। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर, और ये cos थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 200 का हाफ कितना हो जाएगा, 100। तो 100 जूल इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये 60 डिग्री पे है। सेकेंड बिट सॉल्व हो गया। थर्ड बिट पे चलते हैं। थर्ड बिट में क्या देखे रखा है, देखो, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर नॉर्मल, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तीसरी डायग्राम में कुछ यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं, कुछ इस तरह से। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने इसे इरेज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड बिट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बिट उन्होंने ये कहा कि आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो है ये कुछ इस तरह से है। मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स कितना लगाया, 20 kgf इतना। 20 kgf मतलब कितना न्यूटन होगा, 20 kgf मतलब 200 न्यूटन। और जब मैं इस 200 न्यूटन फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगा रहा हूं तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के परपेंडिकुलर हो रही है, मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 1 मीटर। यू कैन सी नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल की हम बात करेंगे, दिस वन, दिस इज 90 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैं फोर्स को इस तरह से लगा रहा हूं लेकिन बॉडी जो है
नीचे डिस्प्लेस हो रही हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एट 90 डिग्री। वर्क डन कितना होगा, cos थीटा लिख लेते हैं, ये एंगल लिखना है आपको। तो आपने फोर्स अप्लाई किया 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गई 1 मीटर, और cos थीटा जो है ये है आपके पास में यहां पर cos थीटा 90 डिग्री। तो cos थीटा 90 डिग्री कितना होगा बच्चों, cos थीटा 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ओके, तो वर्क डन फाइंड आउट करना है आपको। तो वर्क डन आप लिखोगे Fs cos थीटा, शायद आपने आंसर कहा और ये सही कहा। 0 से मल्टीप्लीकेशन करोगे किसी भी वैल्यू का तो आंसर 0 ही आने वाला है, सही। आप प्रैक्टिस कर रहे हो। फोर्स आपने लगा दिया 200, डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर, cos थीटा है 0। तो 0 से किसी भी नंबर को अगर आप सॉल्व करोगे या मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 मिलने वाला है। तो क्वेश्चन 1 का थर्ड बिट आंसर आपको मिल गया, वो है 0। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करिए बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद जो वैल्यूज हैं उन्हें लिखिए, डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए, इमेजिन करिए क्वेश्चन को क्या क्या हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज आपको मिलेगी और आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखिए, इट्स वेरी इजी अगेन। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्या है देखिए, हाँ शायद आपको दिख रहा है, नहीं तो आपके पास टेक्स्ट बुक है ऑलरेडी, आप पेज नंबर 31 पे हो। A boy of mass 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof at the height 8 meter in 5 seconds. इजी है, आप समझने की कोशिश करिए। A boy of mass 40 kg, एक लड़का है जिसका मास 40 kg इतना है, that's it। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, this is a boy and who is climbing the staircases। इस तरह से मैं स्टेयरकेसेस के लिए बना देता हूं। बच्चा यहां से इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, he is climbing up और रूफ तक पहुंच गया। ओके, अगर मैं इस वर्टिकल हाइट को ले लूं तो ये इन्होंने देखे रखा है कि वर्टिकल हाइट जो है ये वर्टिकल हाइट 8 मीटर इतनी है ग्राउंड से। सो अ बॉय इज क्लाइंबिंग नाउ, ये ऊपर 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 जा रहा है। कितने ऊपर चला गया, ग्राउंड सरफेस से 8 मीटर इतनी हाइट पे चला गया, और इसे 8 मीटर हाइट पे जाने के लिए कितने सेकेंड्स लगे। लेट्स से हाइट इज इक्वल्स टू 8 मीटर एंड टाइम इज टेकन बाय दिस बॉय टू रीच टू दिस हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स लग गए, और इस लड़के का मास जो है ये कितने मास का है, इसका मास है 40 kg इतना। Mass is given 40 kg. So the very first point is given that calculate the force of gravity acting on the boy. इस लड़के पर ग्रेविटी का फोर्स कितना है, ग्रेविटी इज पुलिंग टू हिम नाउ, so by what force this gravity is pulling to him। अगर मैं इसकी ग्रेविटी को कैलकुलेट कर लूं तो the very simple way is that force मतलब होता है वेट, ग्रेविटी का फोर्स मतलब होता है वेट, और ये वेट होता है mg। m कितना है, इस लड़के का मास कितना देखे रखा है, मास देखे रखा है 40, पर ग्रेविटी कितनी देखे रखी है इस क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 1 जा 4, 4 के ऊपर 2 0, और ये आंसर मिल गया न्यूटन में। तो इस बॉय के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है, इस लड़के को ग्रेविटी का फोर्स जो लग रहा है वो है 400 न्यूटन इतना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट इज देयर the work done by him against the force of gravity। देखो ग्रेविटी का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। हर एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने वाली है, और ये लड़का जो है वो ऊपर गया 8 मीटर। सो अगेंस्ट द ग्रेविटी ये ऊपर जा रहा है, so he is doing some work against the gravity। so work done by him against the gravity को सॉल्व करना है आपको, तो आप इसे work done is equals to mgh इस फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हो। इस लड़के का जो mg है वो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, वो है 400 न्यूटन, और कितने हाइट पे ये चला गया, ये 8 मीटर इस हाइट पे चला गया है। सो 8 4 जा और 2 0 लगा दो, तो ये हो गया वर्क डन बाय दिस बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज 3200 जूल। थर्ड बिट पे चलते हैं। द पावर स्पेंड बाय बॉय, इस लड़के ने कितनी पावर स्पेंड की, इस लड़के की पावर को फाइंड आउट करना है। बच्चा पावर को फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूला देखा था, मैं अभी इसे यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ, पावर
इस लड़के की पावर कितनी है। पावर को सॉल्व करने के लिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है, इस लड़के ने वर्क डन कितना किया, इस लड़के ने काम किया है 3200 जूल इतना, और कितने समय में काम किया, ये काम करने के लिए इसके 5 सेकेंड्स लगने वाले हैं। तो 3200 अपॉन 5, इसे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आपको जो कुछ आंसर मिलेगा वो देखिए 5 6 जा 2 5 4 जा, और ये आंसर मुझे मिल गया। तो हिज पावर इज इक्वल टू 640 वैट। क्यों वैट? यस, SI यूनिट ऑफ पावर इज वैट, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। बच्चों एग्जाम में फाइनल आंसर जब आप लिखते हो, बोर्ड एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे तो आपका आंसर विथ यूनिट होना चाहिए, और वो भी स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। ये स्टेप्स देखिए, पहले गिवन क्वांटिटीज लिखिए, फिर आपको जो फॉर्मूला यूज करना है उस फॉर्मूले को लिखिए, सब्स्टिट्यूशंस ऑफ वैल्यूज, फाइनल कैलकुलेशन विद द प्रॉपर यूनिट। ये आपके पास अगर आपने अच्छे से लिखा है, यू विल गेट द फुल मार्क्स, और आपको आउट ऑफ मार्क्स ही लाने हैं। याद रखिए एग्जाम में टारगेट हम आउट ऑफ का ही रखेंगे और आउट ऑफ ही लाएंगे। दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी हैव द स्पिरिट नाउ। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, मुझे लगता है। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए, क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है, इन सारी गिवन क्वांटिटीज को आप राइट डाउन करिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको इमेजिन करिए, डायग्राम ड्रॉ करो, देन गिवन क्वांटिटीज, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, डन। आई होप आपने सॉल्व किया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ मैन स्पेंड, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले रहा हूं और इस तरह से मैंने इसको एनलार्ज कर दिया। अ मैन, ओके, अ मैन मैं हूं, स्पेंड 7.4 किलोजूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 74 मीटर इन द डायरेक्शन विच इज अप्लाइड द फोर्स इन 2.5 सेकेंड। देखो मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने इस बॉडी को ऊपर लिफ्ट किया, कितना 74 मीटर इतना। जब मैं इस बॉडी को 74 मीटर इतने हाइट पे लेके जाता हूं तो मैंने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया? 7.4 किलो जूल। इसका मतलब मैंने कितनी एनर्जी स्पेंड की? 7.4 किलो जूल। वाई? अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड क्या होती है? ये होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन इतनी। अब मैंने अभी आपको वही बताया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो आदमी है, ये जो मैन whosoever, ये यहां पर कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा है। कितना वर्क डन किया? 7.4 किलो जूल, और 7.4 किलो जूल मतलब कितने? 7400 जूल्स। ऐसा यूनिट में लेके आ जाइए इसे। अच्छा, तो इसने इस बॉडी को कितने ऊपर लेके गया? इसने इस बॉडी को वो 74 मीटर इस हाइट पे लेके गया है, और इसे करने के लिए उसको कितना समय लगा? ये बॉडी को इस हाइट पे लेके जाने के लिए इसने 2.5 सेकेंड्स लगा दिए। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या था, एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया गया, ये आदमी इसे फोर्स लगा रहा है और इसे ऊपर लेके गया। कितने हाइट के ऊपर? 74 मीटर हाइट के ऊपर। इस काम को करने के लिए इसने कितनी एनर्जी स्पेंड कर दी? इसने 7.4 किलो जूल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड कर दी। मतलब इसने वर्क डन कितना किया? इसने वर्क डन किया है 7400 जूल इतना। कितने समय में? 2.5 सेकेंड्स में, सॉरी 2.5 सेकेंड्स में। तो फर्स्ट बिट इसमें दिया है कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। इसने फोर्स कितना अप्लाई किया ये आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, दैट्स इट। तो ये जो कॉस थीटा है, ये मैं यहाँ पर कॉस 0 डिग्री लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिल गई आपको 1। कॉस थीटा 0 की वैल्यू मिल गई 1। अच्छा, तो वर्क डन कितना किया आप लोगों ने? आपने वर्क डन किया है 7400 जूल इतना। इसे इस वर्क डन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स आपने लगाया, उसी फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया 74 मीटर इतना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कॉस थीटा 0 डिग्री होगा, और कॉस थीटा 0 डिग्री का मतलब उसकी वैल्यू 1। सही। आप अभी अगर इसे क्रॉस करोगे, 74 इधर आ सकता है, तो 7400 अपॉन में 74 आ गया और ये फोर्स मिल जाएगा। तो मैं यहां पर 100 न्यूटन फोर्स को लिख सकता हूं। तो कितना फोर्स ये पर्सन लगा रहा है इस बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए?
100 न्यूटन इतना। शायद आपने सॉल्व किया। चलते नेक्स्ट बीट पर। उसी में एक पॉइंट दिया गया, कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय हिम। इसकी पावर कितनी है, इसने कितनी अमाउंट ऑफ पावर को स्पेंड किया। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन पावर किस यूनिट में सॉल्व करनी है, इन हॉर्स पावर, एचपी में सॉल्व करनी है आपको। तो चलते पहले नॉर्मल पावर को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसे एचपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पावर का फॉर्मूला दिया गया है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना किया, 7400 जूल इतना, और इस वर्क डन को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगा, 2.5 सेकेंड्स। ओके, इसे अगर आप सॉल्व करोगे 7400 अपॉन 2.5, तो समथिंग इट इज गेटिंग टू बी, ये जो है इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आप अगर यहां पर इस डिवीजन को कंप्लीट कर देते हो तो ये डिवीजन का आपको आंसर मिल जाएगा 2900। वेरी गुड। सो ये मिल जाएगा आपको 2960 वैट इतना। लेकिन ये हमें आंसर वैट में नहीं चाहिए, इसे हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है रिलेशन, क्या रिलेशन होता है, 1 हॉर्स पावर मतलब कितने वैट्स। As you all are familiar with this term, that is 1 horsepower is equals to 746 वैट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये जो 2960 जो आंसर आपको मिला है, इस आंसर को अगर आप यहां पर 746 से अगर डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर मिलेगा वो हॉर्स पावर में मिलने वाला है, और ये आपको मिल गया 3.96। इसे राउंड अप करके 97 भी लिख सकते हो आप, तो 3.96 HP। दैट्स इट। बच्चों ये याद रखिए कि आप कन्वर्जन करने के लिए रिलेशंस पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं 1 न्यूटन कहूं तो 1 न्यूटन फोर्स मतलब पर्टिकुलरली केजीएफ में क्या होता है, केजीएफ कन्वर्जन आपको आना चाहिए। साइड बाय साइड अगर यहाँ पर किलोग्राम्स का ग्राम्स में क्या रिलेशन होता है वो आना चाहिए। 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वैट होते हैं, तो 7400 को 2.5 से डिवाइड किया तो इसका मतलब आपको 2960 वैट मिल रहा है। लेकिन हमें आंसर वैट में नहीं चाहिए था, हमें आंसर हॉर्स पावर में चाहिए था। तो आंसर को हॉर्स पावर में लेने के लिए आपने इसे 746 से डिवाइड कर दिया। तो 746 से डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा हॉर्स पावर में, और वो है 3.96। दैट्स इट। क्वेश्चन 3 आपने सॉल्व किया। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। यू ऑल प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट ओनली। क्वेश्चन 4 वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन 4 अच्छे से रीड करो, गिवन क्वांटिटीज, विजुअलाइजेशन, डायग्राम, देन आप सही कर सकते हो। क्वेश्चन सारे आपको आते हैं, लेकिन डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि मेरे पहले वीडियोस को आप देखिए। उन वीडियोस में मैंने एनर्जी, पावर, इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। इन सभी अलग अलग रिलेशंस को मैंने आपको बताया है। वैट आवर्स, किलोवाट आवर्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इन सारी चीजों को आप वहां से समझ सकते हो, फिर आप इन न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप आप उस वीडियो को जरूर देख रहे हैं। आपने मेरे पहले वीडियोस को देखा है, वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और कमेंट भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज आप पहले सब्सक्राइब करिए। चलते अगले पॉइंट पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। शायद आपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सॉल्व कर लिया, आंसर आपको मिल चुका है। दैट्स द स्पिरिट बच्चों। ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, आपको डिफिकल्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को आप डिफिकल्ट समझते हो तो क्यों समझते हो, क्यों? क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, आप उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। देखो, हर किसी चीज को अगर आपको समझना है तो आप उसके पीछे लगते हो, उसमें इंटरेस्ट दिखाते हो। अगर आपने किसी भी चीज में इंटरेस्ट ले लिया ना तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें आसान हो जाती हैं। यू जस्ट ट्राई टू लव दिस सब्जेक्ट। यू कैन नॉट इमेजिन, फिजिक्स बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf टू अ हाइट 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड। मैं एक वेट लिफ्टर हूं, है ना, मैं एक वेट लिफ्टर हूं। आपको लग रहा होगा सर आप वेट लिफ्टर तो लगते नहीं हो। यस बच्चा, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप भी करिए, मैं करता हूं कभी कभी, आप भी करिए। चलो, वेट लिफ्टर बन गया मैं आज। मैं हूं वेट लिफ्टर और मैंने क्या किया, एक लोड लिया। ये लोड है मेरे पास, कितना है ये, 200 किलोग्राम फोर्स। इतना लोड है, ये हेवी है, 200 kg
इट्स हेवी। मेरे पास एक पल्सर बाइक है जिसका वेट सब नियर अबाउट 175 केजी इतना है। बाइक पल्सर, आप इमेजिन करिए इतनी हेवी बाइक है, बाइक हेवी है। तो आपके पास एक लोड दिया गया, ये है 200 kgf इतना, और आप इसे ऊपर लेके जाने वाले हो। कितना ऊपर लेके जा रहा, कितना ऊपर लेके जाना है आपको? 2.5 मीटर अप। इस लोड को जो कि 200 kgf इतना है, इसे आप ऊपर लेके जा रहे हो। कितना? 2.5 मीटर। और ये कितने सेकेंड्स में करना है? 5 सेकेंड्स में आपको उसको ऊपर जाना है। यस, दैट्स इट। तो वर्क डन कैलकुलेट करिए और पावर कैलकुलेट करिए। तो फिर मैंने काम किया, इस लोड को मैं लिफ्ट कर रहा हूं, तो ऑफकोर्स आई एम डूइंग सम अमाउंट ऑफ वर्क। तो मैंने कितना काम किया, ओके, ये मुझे फाइंड आउट करना है। एंड पावर डेवलप्ड बाय हिम, तो इसकी ग्रेविटी भी देके रखी है 10 न्यूटन पर केजी, उस ग्रेविटी की वैल्यू को हम ले लेंगे। सो वेट लिफ्टर के पास यहां पर लोड देके रखा है, लोड है 200 किलोग्राम फोर्स इतना, और 200 किलोग्राम फोर्स, यहां पर ग्रेविटी दी है 10 न्यूटन पर केजी। तो आप लोड का मतलब इसे फोर्स ही समझिए। लोड, इसका मतलब जितना लोड है ना उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना उस बॉडी का वेट है उतना ही आप फोर्स लगाओगे, बराबर है। तो 200 kgf है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कितना? 200 kgf इतना। तो बच्चों ये जो 200 kgf है इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए। 200 kgf को मैं क्या करूंगा, इसी को मैं 200 को मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाली है? मुझे ये न्यूटन में मिल जाएगा। तो ये हो गया 2000। दैट्स इट। फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? मैंने फोर्स लगाया 2000 न्यूटन इतना। दैट्स इट। बॉडी बिल्डर, आप प्रैक्टिस करिए। ओके, आगे कितने हाइट पे आपको लेके जाना है इसे? मैं इसे लेके जा रहा हूं 2.5 मीटर इतनी ऊंचाई पे, और इसे मैंने कंप्लीट किया 5 सेकेंड्स में। बाप रे बाप रे बाप रे। यू कैन नॉट इमेजिन बॉडी बिल्डर्स, बेटा उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिजिक्स में भी थोड़ी मेहनत नहीं, मेहनत बहुत लगेगी। आसान हो सकता है सब कुछ प्रैक्टिस करने से। तो वर्क डन बाय हिम, तो ये जो बंदा है भाई, ये इतना बड़ा हेवी लोड लेके जा रहा है, तो इसने कितना काम किया? तो वर्क डन बाय हिम इज इक्वल्स टू mgh, जो कि आपने fs cos थीटा देखा था, उसके जगह पे मैं mgh यूज कर रहा हूं। मैंने क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले वीडियो में बताया, आप देखिए ऐसा क्यों होता है। मास कितना है? मास इसके पास है 200 kg, ग्रेविटी कितनी है? 10, और हाइट कितने ऊपर आप लेके जा रहे हो इसे? 2.5 पे। चलिए, तो मैंने क्या किया, इसमें से मल्टीप्लीकेशन में से ये एक 0, मतलब ये 25 हो गया। ये 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 50 हो जाएगा, और 50 के ऊपर 2 0, तो 5000 जूल इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ा। जो वेट लिफ्टर है उसने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया? द वेट लिफ्टर, इसने 5000 जूल इतना वर्क डन कंप्लीट कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बिट। द पावर डेवलप्ड बाय हिम, पावर उसकी कितनी है? अरे ये तो बहुत आसान है यार। पावर वर्क सारे सेम फॉर्मूलेदार है ना। बस वर्क डन बाय टाइम, कितना वर्क डन किया? 5000 जूल। कितने सेकंड्स में किया? 5 सेकंड्स में किया। तो ये 5 का टेबल पढ़ो भाई, 5 1 जा 5 कर दो और इसके ऊपर 3 0 लगा दो। तो वैट, तो इसकी पावर कितनी है? 1000 वैट। सही कहा। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम यू। आपने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5 को। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेरी गुड। क्वेश्चन को रीड करिए 2 बार, V1 क्वांटिटीज को लिखिए 4 बार। प्रैक्टिस करो। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट अ मशीन राइजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन। एक मशीन है जो कि एक लोड को लेके जा रही है ऊपर। जेसीबी हम बनाएंगे। चलो, एक जेसीबी में कितने लोगों ने खेला है? मैंने बचपन में बहुत खेला है जेसीबी के साथ। मुझे पता नहीं जेसीबी कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ। ये जेसीबी का डब्बा, इसमें एक पर्सन बैठा होता है कुछ तो भी, है ना। इसके लिए एक टायर बना देता हूँ यहाँ पर, और ऐसे कुछ इसके पास में ऐसे है लोड को लिफ्ट करने वाला। यहाँ पर कुछ तो भी आर्म लगा होगा, इस आर्म पे लोड आपने रखा। चलो, है ना, ये लोड है, और ये लोड कितना है? 750 न्यूटन इतना। ओके, जेसीबी में जो ड्राइवर बैठा है, उस ड्राइवर ने इस मशीन के थ्रू इस लोड को ऊपर लिफ्ट करना है। कितने मीटर ऊंचाई पे? 16 मीटर। ये लोड ऊपर लेके जा रहा है। ये कितने मीटर ऊपर लेके गया? इसे लेके गया है 16 मीटर इतनी ऊंचाई पे। और ये काम ये जेसीबी कितने सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है? 5 सेकंड्स में। चलो लिख लेते हैं सारी क्वांटिटीज को, आपको विजुलाइज हो गया
ये सारा फील आपको आ गया है, आपने सारे प्रॉपर जितने भी कुछ पॉइंट्स दिए थे उन सारे पॉइंट्स को समझ लिया। तो अभी हमने क्या किया, जेसीबी एक मशीन है, इस मशीन ने एक लोड को लिफ्ट किया। लोड मतलब फोर्स में कह सकता हूं, फोर्स मतलब लोड में कह सकता हूं। तो कितना, 750 न्यूटन। अच्छा, कितने हाइट पे लेके गए आप इसे लेके गए हो 16 मीटर पे, और ये कितना सेकेंड्स में हुआ, ये सारा काम 5 सेकेंड्स में हो गया। बाप रे बाप रे बाप रे, मशीन बहुत पावरफुल होती है। द एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन, तो आपको फाइंड आउट करना है कि मशीन की एनर्जी कितनी है, मशीन ने कितनी एनर्जी लगाई होगी। बच्चा हमने पढ़ा था मशीन में, सॉरी हमने पढ़ा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड। जितना मशीन काम करेगा उतनी एनर्जी मशीन ने स्पेंड की, तो द एनर्जी स्पेंड बाय मशीन इज इक्वल टू mgh, मतलब वर्क डन। मास कितना है, मास है यहाँ पर, अच्छा mg की वैल्यू डायरेक्टली दे दी, फोर्स दे दिया है, फोर्स mg क्या होता है, फोर्स होता है, कितना है 750। और कितने हाइट पे आप लेके गए इसे, 16 मीटर इस हाइट पे लेकर गए। 16 का टेबल रेडी करना है बेटा आपको। तो देखो मैंने यहाँ पे 1600 कर दिया, 80। अच्छा, आ गया आपके पास में आंसर। तो इस क्वेश्चन में मेरा थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं। तो एनर्जी जो आपने सॉल्व कर ली पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में भी, वेरी गुड, सही आंसर है। 750 मास दिया था, 750, हाँ बराबर है, मैंने ग्रेविटी मतलब उसी में कैलकुलेट कर ली। तो ये है 12,000 जूल इतनी ऑफकोर्स। तो आपके पास यहाँ पर जो भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज दी थी, जो भी कुछ क्वांटिटीज दी थी, उस क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कहेंगे कि द वर्क डन इज इक्वल टू 1200 जूल, बराबर। यहाँ पर मैं एक्चुअली यहाँ पे रुका क्यों, ये जो mg दिया था ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्यों नहीं लिखी, ऐसे आपको भी डाउट हो सकता है और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो हमने जो आंसर लिखा है ना, ये जो फोर्स लिखा है, फोर्स किसमें है, न्यूटन में है। न्यूटन मतलब क्या होगा, mg, है ना। तो ये दोनों मिलाकर मतलब m इंटू जी कितना है 750, और हमें हाइट को मल्टीप्लाई करना है, हाइट है 16। तो 16 को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करूं तो 1200, और एक जीरो मैंने उसके ऊपर लिखा, मतलब ये आंसर आ गया आपके पास में 12,000 जूल इतना। सो वर्क डन बाय दिस मशीन और एनर्जी स्पेंट बाय दिस मशीन इज इक्वल टू 12,000 जूल। नेक्स्ट बिट, द पावर ऑफ मशीन इफिशियंसी इज 100%। ये जो मशीन है, इस मशीन की कितनी पावर है, मशीन की पावर मतलब एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हुआ, मशीन अगर 100% इफिशिएंट है तो इसकी पावर हमको कैलकुलेट करनी है। तो पावर होता है एनर्जी स्पेंड अपॉन टाइम। एनर्जी कितनी स्पेंड कर दी, एनर्जी स्पेंड कर दी 12,000, और कितने सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स में। 5 2 10, ओके, 5 4 20, 2 0 लगा दो, है ना, 5 4 20, 2 0, 2400 वैट, इतना अमाउंट ऑफ पावर इस पर्टिकुलर जेसीबी का या जो भी कुछ मशीन है उस मशीन का पावर इतना एक्सपेक्टेड है। दैट्स इट, ये बन गया आपके पास में पावर स्पेंड बाय दिस पर्टिकुलर मशीन। दैट्स इट, ओके। तो हमने पावर को कैलकुलेट कर लिया, आंसर को वेरीफाई करते चलिए। लेट मी चेक वन मोर टाइम, आपके बुक में आंसर्स भी इसके दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमने अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पर 12,000 एंड 2,400 वैट, दैट्स करेक्ट, बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए, अगेन द सेम डायलॉग आई विल रिपीट फॉर यू। क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने से पहले मैं सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व करना है। मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, लेकिन आप क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन, मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको देखने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, दैट्स इट, वेरी गुड। क्वेश्चन 6, चलो शायद आपने सॉल्व कर लिया, आप वीडियो को ऑन कर रहे हो और आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट्स वेरी सिंपल अगेन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 kV, एक इलेक्ट्रिक हीटर है आपके पास में जिसकी पावर 3 kW लिखा है, पावर 3 किलोवाट। 3 किलोवाट मतलब 3 into 1000 वैट मतलब 3000 वैट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर 3 किलोवाट है, 3 किलोवाट मतलब 3000 वैट। इतने मैंने SI यूनिट में निकाल दिया। यूज फॉर 10 आवर्स, आपने इस हीटर को ऑन किया और इस हीटर को कितने आवर्स तक आपने ऑन रखा, 10 आवर्स तक, ओके। और हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, एक्सप्रेस इट इन किलोवाट आवर्स और जूल। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। देखो आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर ऑन किया
तो वो काम करता है। जैसे कि अभी ये टेलीविजन चल रहा है, ये ट्यूबलाइट चल रही हैं, तो ये जो इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। तो आप अगर इस हीटर को 10 आवर्स तक ऑन रखोगे तो ये इलेक्ट्रिक हीटर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम की, उस एनर्जी को आपको किलोवाट आवर्स में और जूल्स में निकालना है। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे साथ। अच्छा, तो मुझे फर्स्ट बिट एनर्जी को फाइंड करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। भैया कहां से आ गया, हमने देखा पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी। ओके, पावर कितनी है, अगर आप इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक हीटर को देखोगे तो इसकी पावर आपको देके रखी है, और इस इलेक्ट्रिक हीटर की पावर है 3000 वैट इतनी। ओके, वैट इतनी, और कितने टाइम तक ये चलने वाला है, 10 आवर्स तक चलने वाला है। तो कितना वैट आवर, आंसर जो मिला आपको किस में मिल रहा है, वैट आवर्स में। मतलब ये 3 1 3 3 के ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैट आवर्स। ये हो गया आपका 30,000 वैट आवर्स। आंसर उन्होंने कहा किलोवाट आवर्स में और जूल्स में निकालिए। ये वैट आवर्स में मिला आपको आंसर। सो नाउ देयरफॉर इन KWH किलोवाट आवर्स में कैसे निकालोगे, तो ये जो 30,000 है बच्चों, इस 30,000 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर जो मिलेगा आपको वो मिलने वाला है किलोवाट आवर्स में। चलो कितने जीरो, 3 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, तो इसका पावर जो मिला आपको, इसकी जो एनर्जी मिली, एनर्जी कितनी है 30 किलोवाट आवर्स। डन। जूल्स में कैसे सॉल्व करोगे, ये फर्स्ट बिट। सेकेंड, नाउ इन जूल्स, जूल्स में सॉल्व करने के लिए आपके पास देखो कितने वैट आवर्स है, 3000 वैट आवर्स है। सो हमें पता है 1 वैट आवर्स, इसका मतलब 3600 जूल्स होते हैं। 1 वैट आवर्स का मतलब होता है 3600 जूल्स। तो आपके पास कितने वैट आवर्स है, 30,000 वैट आवर्स है। इस 30,000 वैट आवर्स को अगर मैं 3600 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, दिस 30,000 into 3600, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18, 3 3 9, 9 प्लस 1 10। ओके, 10 के ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 इतने जीरो। ओके, ये मिल गया आपको आंसर। और इसका यूनिट क्या मिलेगा, जूल्स। ओके, इतना अमाउंट ऑफ जूल। अच्छा बच्चों, फिर आप इस आंसर को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। आपने 108 पे कितने जीरो लगाए, 1 2 3 4 5 6, तो आपको अगर मेगा जूल में कहा होता तो कुछ आप ऐसे भी लिख सकते हो 108 मेगा जूल्स। ये भी आंसर इसका करेक्ट है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1.08 इंटू 10 पावर 8 जूल्स, ऐसे भी लिख सकते हो। व्हाटएवर, पावर शिफ्टिंग करना आनी चाहिए आपको, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप खुद सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखे रखा है, वाटर पंप राइजेस 50 लीटर ऑफ वाटर, 50 लीटर पानी है। माय गॉड। अच्छा, क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली अ वाटर पंप। वाटर पंप का मतलब कितने लोगों ने वाटर पंप देखा है, सबने देखा है। क्या है वाटर पंप, इलेक्ट्रिक मोटर। हम कहते हैं ना कि पानी को ऊपर चढ़ाओ, भाई पानी ऊपर का खत्म हो गया है, मोटर ऑन करिए। तो ये मोटर मतलब इलेक्ट्रिक पंप होता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इसने कितना पानी ऊपर शिफ्ट किया, 50 लीटर इतना पानी शिफ्ट किया। बच्चों 50 लीटर को आपको मास में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप सब लोगों ने डेंसिटी ग्रेड 6 7 8 में पढ़ा होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मास बन जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी यहाँ पर दी है 1000, पानी की डेंसिटी जो दी है उन्होंने देखिए यहाँ पे पानी की डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg। तो मैं आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब मास 50 लीटर को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 लीटर ऑफ वाटर मतलब कितने किलोग्राम्स। सो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपको लीटर्स में अगर देखे रखा है पानी को, और ये अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए एक पॉइंट याद रखिए, अगर ये डेंसिटी 1000 है, डेंसिटी अगर 1000 है तो जितना लीटर उतने ही केजी। यहां पर पानी अभी कितना देखे रखा है, 50 लीटर देखे रखा है, तो 50 लीटर मतलब कितने केजी कहोगे फिर आप, ऑफकोर्स 50 केजी, है ना।
1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, लेकिन कब? अगर डेंसिटी उसकी 1000 है तो। अगर पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब नहीं है तो ये आंसर सेम नहीं रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, as the density of water is given here 1000 kg per meter cube, so therefore what we can say, mass of water, mass of 50 liter water, है ना, mass of 50 liter water is equals to 50 kg। ओके, क्यों? क्योंकि डेंसिटी 1000 है इसके लिए। देन 50 लीटर वाटर थ्रू द हाइट ऑफ 25 मीटर, कितने ऊंचाई पे आप लेके जाना है पानी को? पंप कितने ऊपर लेके जा रहा है? 25 मीटर इस हाइट पे। तो दिस इज 25 मीटर एंड इन व्हाट टाइम? 5 सेकंड। भाई सारे क्वेश्चन में इन्होंने टाइम 5 सेकंड ही रखा है। 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। चलो, इलेक्ट्रिक पंप कितना पानी ऊपर लेके जा रहा है? 50 kg। कितने सेकंड्स में लेके जा रहा है? 5 सेकंड्स में। कितनी ऊंचाई पे लेके जा रहा है? 25 मीटर हाइट पे। ओके, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप अज्यूमिंग 100% इफिशिएंट। ये इलेक्ट्रिक पंप में लॉस ऑफ एनर्जी कुछ भी नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक पंप 100% इफिशिएंट है। तो फिर अगर ये इलेक्ट्रिक पंप 100% इफिशिएंट है तो इसकी पावर कितनी होगी? इसकी पावर को आपको सॉल्व करना है। ओके, ग्रेविटी देके रखिए 10 न्यूटन पर केजी, जी इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर केजी, इस तरह से है। फाइन, चलते हैं। ओके, तो भाई पावर को सॉल्व करना है, तो इस इलेक्ट्रिक मोटर का पावर कितना होगा? इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को सॉल्व करने के लिए पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सब लोगों को पता है पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी हो जाएगी पावर, सॉरी एनर्जी को क्यों सॉल्व करना है फिर है ना। ओके, ऐसा है। तो फिर हम एनर्जी को सॉल्व करेंगे। भाई एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मतलब वर्क डन होता है। वर्क डन का मतलब क्या होगा? mgh होगा, mgh अपॉन टाइम। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। कितना मास? वाटर का मास है 50 kg इनटू ग्रेविटी कितनी है? 10। कितने ऊपर आप लेके गए पानी को? 25। और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स। बस खत्म, आंसर आ गया। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आपका आंसर रेडी है। शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा। 5 1 जा 5 10 जा 10 10 100 हो गया। ओके, 100 को फिर से 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 को मैं 25 से मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा मेरा 2500 वैट। आंसर को वेरीफाई कर लो बच्चों। क्या मैंने जो आंसर कैलकुलेट किया ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या सेम देके रखा है आपके टेक्स्ट बुक में? वेरी गुड, 2500 वैट। तो ये जो इलेक्ट्रिक पंप है, इस इलेक्ट्रिक पंप का जो पावर है वो है 2500 वैट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करिए। दिस इज फॉर यू, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद होके सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 सब पॉइंट्स ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है ना। कुछ ऐसे रखने की कोशिश करता हूं मैं। आपके पास टेक्स्ट बुक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ये आपको दिखा या नहीं दिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर। एक इलेक्ट्रिक पंप है, वो 600 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट करने वाला है। चलते हैं, लिख लेंगे जो गिवन क्वांटिटीज है। मास, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको लिफ्ट करना है? 600 kg, इतना पानी आपको लिफ्ट करना है। ऑफ वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 75 मीटर, तो कितने हाइट, डेप्थ मतलब 75 मीटर उन्होंने इतनी डेप्थ देखी रखी है। और ये काम जो हो रहा है ये सिर्फ 10 सेकंड में हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक पंप है ये इस काम को कंप्लीट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स में। तो कैलकुलेट करना है द वर्क डन बाय द पंप। सो पंप वर्क डन कितना कर रहा है ये पंप, उसका ए बिट वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh। एम कितना है? 600। जी कितना है? जी 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 इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों जी अगर नहीं दिया तो आपको 9.8 के साथ जाना पड़ेगा। ओके, हाँ, क्वेश्चन में अगर 9.8 दिया है तो 9.8, क्वेश्चन में अगर 10 दिया है तो 10 लीजिए। चलते हैं। मास इज 600, ग्रेविटी इज 10, हाइट इज 75। हाइट इज 75। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 6 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी 3 जीरोस के ऊपर रख दो। 6 5 जा, देखो कितने जीरो, 1 2 3 जीरो तो मैंने रख दिया पहले। ओके, अभी मैं 6 को 75 में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो 6 5 जा 30, 6 7 जा, ये मुझे आंसर मिल गया।
तो आंसर जो मिला है कुछ इस तरह से 45,000 नहीं सॉरी 4,50,000 वैट। कितने जीरो हैं? 1 2 3 1 2 3 और ये बाकी का। तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, एनर्जी कितनी स्पेंड की, वो 4,50,000 इतनी। बी पार्ट पे चलते हैं। सो व्हाट इज बी? उन्होंने बी पॉइंट में कहा द पावर एट विच द पंप वर्क्स, पावर कितनी है इस इलेक्ट्रिक पावर, इस इलेक्ट्रिक पंप का पावर कितना है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितनी है? 4,50,000। और ये काम कितने समय में हुआ? ये काम सिर्फ 10 सेकंड्स में हुआ। तो ये काम अगर 10 सेकंड्स में होता है तो 0 0 को कट कर दीजिए। पावर कितना हो गया? पावर हो गया 45,000 1 2 3 45,000 वैट। ये मिल गया आपको वर्क डन पावर। एंड सी बिट द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट इज एफिशिएंट 40% ओनली। अगर ये इलेक्ट्रिक पंप 40% ही एफिशिएंट अगर होता तो फिर पावर रेटिंग्स क्या होती? ये अभी अजीम हमने किया था कि ये 100% एफिशिएंट है, तो 100% एफिशिएंसी के केस में आपको 45,000 इसका इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी अमाउंट ऑफ पावर रेटिंग्स मिली। लेकिन ये इलेक्ट्रिक पंप अगर सिर्फ 40% अगर ये एफिशिएंट है तो फिर इसका पावर कितना होगा? तो हमें यहाँ पर उन्होंने कुछ हिंट देके रखी हैं, आप इस हिंट का यूज कर सकते हो। उन्होंने कहा कि एफिशिएंसी जो होती है वो किसके बराबर होती है? यूजफुल पावर। यहां पर यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट, पावर इनपुट ऐसे। तो बच्चों आपको इसमें से सवाल क्या करना है? देखो एफिशिएंसी उन्होंने देखे रखी, एफिशिएंसी दिया है 40% ओनली। यूजफुल पावर और पावर इनपुट। यूजफुल पावर मतलब आप ये जो मशीन है, ये जो इलेक्ट्रिक पंप है, वो कितना पावर डेवलप कर रहा है? वो पावर डेवलप कर रहा है 45,000 इतनी। और पावर इनपुट जो है ये आपको सॉल्व करनी है। ये पावर इनपुट अगर ये 40% इफिशिएंट है तो पावर इनपुट कितना होगा? तो ये 40% इफिशिएंट है, तो इसकी पावर इनपुट को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आपने कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट। इस तरह से मैं ऊपर सॉल्व करके लेके जा रहा हूं इसको। तो आपने इसे सॉल्व करने के लिए दैट इज पावर इनपुट इज इक्वल टू 45,000 मतलब 45,000 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 40। दैट्स इट। ऐसे शायद आपको पेन क्लियर दिख रहा होगा। चलते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल कर दीजिए। पावर इनपुट आपको मिल जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4, फिर से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 0 1 1 2 5 0 0। ओके, तो ये जो पावर है ये वैट, इस तरह से आप लिख सकते हो। किलोवाट अगर आपको करना है तो किलोवाट में निकाल सकते हो, या फिर हॉर्स पावर में निकालना तो हॉर्स पावर में भी निकाल सकते हो। वैसे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है तो हमने इसके पावर रेटिंग निकाल दी। तो इसकी पावर रेटिंग है 1,12,500 इतनी। आंसर को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में कैसे यही आंसर देके रखा है। ऑफकोर्स 112.5 किलोवाट उन्होंने कहा। किलोवाट इसका मतलब अभी जो वैट है, अभी जो मैंने आंसर लिया वो वैट है। इसे अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद ये 112.5 किलोवाट, यही आंसर आपको मिलने वाला है। सो दिस इज व्हाट द पावर इनपुट। अगर ये मशीन सिर्फ और सिर्फ 40% इफिशिएंट है तो इसका पावर इतना होगा। 100% इफिशिएंट है तो ये इतना हो जाएगा। 100% इफिशिएंसी में पावर 4,50,000 थी, सॉरी 45,000 थी। और अगर ये एफिशिएंट 40% रहा तो इतना कुछ एनर्जी इतना कुछ एफिशिएंसी आपको मिल सकता है। बस इस वीडियो में यही तक। वीडियो बहुत लेंदी हो जाते हैं, अगर मैं सारे क्वेश्चंस को वन शॉट अगर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूं तो लेंदी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक डिस्कस किए। बच्चों सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते रहो। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सब्जेक्ट इजी बनता है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। एग्जाम तो नहीं है, लेकिन एग्जाम इमीडिएटली स्कूल रीओपन होने के बाद हो सकती है। सो यू ऑल प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट। सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं पे भी आपको कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो यू ऑल प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल गिव यू द बेटर सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस। Thank you very much. Thanks for watching this video. You all please like, comment and share this video.
टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।